फोर्थ व्यू में आज हम छोटी सी एक नेशनल इशू की बात करने वाले हैं, मगर इसको हम शुरू करते हैं एक स्टेट से। हमारे साथ होंगे महेंद्र यादव साहब और आलोक महेश्वरी जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं। आप महेंद्र यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है, रेडियो के न्यूज प्रेजेंटर भी हैं और चैनल में बहुत सेवाएं पत्रकारिता को उन्होंने दी है। मैं सबसे पहले एक सवाल करना चाहूंगा महेंद्र यादव साहब आपसे कि एक अगर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ को देखता हूं तो उन्होंने आज एक अच्छा पैगाम दिया है कि रमजान के महीने में किसी को सामान की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इंतजाम कर दिए जाने चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने और अच्छा कदम उठाया है कि आप जो है कोटा से कुछ जो इलीट क्लास यानी अच्छे अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग जो हैं, वो बिजनेस क्लास लोगों के बच्चे जो वहां थे, उनको 7,000 लोगों को अपने स्टेट में बसों का इंतजाम करके बुला लिया गया है। अब ये जो है, ये इसकी आपको कैसे देखते हैं? इसकी तो तारीफ होनी चाहिए। देखिए, अगर एक जो प्रयास किया है तो सिद्धांत रूप में तो ये बहुत बात अच्छी लगती है और निश्चित तौर पर तारीफ की बात भी है। बच्चे अगर फंसे हुए थे, कोई भी कहीं अगर अपने घर से बाहर फंसा हुआ है, उसको लाने की अगर कोशिश की गई है तो ये फैसला स्वागत की योग्य तो है जी। लेकिन सवाल सिर्फ ये उठता है कि ये जो मानवीयता के आधार पर ये जो कदम उठाया है, प्रदेश के मुखिया के तौर पर, प्रदेश के संरक्षक के तौर पर जो कदम उठाया है जी, इसमें सिलेक्टिव अप्रोच कैसे हो सकता है? ये जो लोग थे, सेलेक्टिव अप्रोच का आपका मतलब क्या है? जी, सिलेक्टिव अप्रोच से मतलब ये है कि जो प्रदेश के बाहर जो मजदूर फंसे हुए हैं, दूसरे स्टेटों में जो मजदूर फंसे हुए हैं, उनमें भी छोटे, वो तो पूरे परिवार के साथ रहते हैं, आजीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए जूझने वाले लोग रहते हैं, तो उनके साथ भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अब वो भी तो फंसे हुए हैं, मगर अपने माँ बाप के साथ। जी महेंद्र भाई, इनकी तादाद देखो, ये तो जो अच्छी क्लास के, अच्छी फैमिली के बच्चे थे वो तो कम थे, 7-8 हजार थे। अब ये मजदूरों की तादाद तो लाखों करोड़ों में है, इनको कैसे इनके घर पहुंचाया जा सकता है? नहीं, देखिए, अब प्रदेश, अब आप जब आप बड़े प्रदेश के मुखिया बनते हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है। आपको प्रयास क्यों नहीं करने चाहिए, क्यों नहीं किए जा सकते हैं? और आप शुरुआत तो करें, कहीं से करें। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ये कि 1 लाख मजदूर फंसे हुए हैं तो क्या आप सबको छोड़ देंगे? आप शुरुआत तो कीजिए। ठीक है, 1,000 को लाइए, 2,000 को लाइए, कोशिश कीजिए। आता हूँ आपके पास, मैं महेश्वरी जी के साथ बात करता हूँ। महेश्वरी जी, जैसे कि अभी इनका तो ऐतराज एक अलग तरह का है, मैंने तारीफ की है मुख्यमंत्री के इस कदम की। इनका ऐतराज ये है कि शायद महेंद्र भाई ये कहना चाहते थे कि भाई अगर जो बड़ा प्रदेश है, बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं सभी बड़े लोगों ने तादाद में यानी कि बड़े वोटिंग से उनको जिताया है, सिर्फ एलिट क्लास ने नहीं जिताया है और चंद लोगों ने नहीं जिताया है, शायद ऐसा कहना चाहते थे महेंद्र भाई। मगर मैं ये मानता हूं कि देखिए, मजदूर तो मजदूर होते हैं, अब मजदूरों का क्या विचार होगा, उनको छोड़ दीजिए, उनको, उन पर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? नहीं, देखिए क्या है ना, योगी आदित्यनाथ जी का जो कदम है वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन जो सरकार होती है, जो कानून होता है, उसका ये होता है कि वो सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेगा। आर्टिकल 14 हमारा कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ऑल पर्सन्स विल बी ट्रीटेड सेम। ठीक है, विधि के समक्ष सभी को समता होगी और सभी को इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, है ना, चाहे वो प्यून हो या फिर प्रेसिडेंट हो। प्यून टू प्रेसिडेंट सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए ये जो एलीट क्लास के बच्चों को लाया गया है, ये तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो गया, चाहे वो मजदूर है। आपकी नजर में ये डिस्क्रिमिनेशन है कि एलीट क्लास के बच्चों को लाया गया, डिस्क्रिमिनेशन है? मगर एक चीज देखिए, ये बात आप कानून की बात, कायदे की बात तो तब कर सकते हैं ना महेश्वरी जी, जब नॉर्मल हालात हो। इस वक्त क्या हमको नहीं कंपेयर करना चाहिए कि इस वक्त कोविड-19 लॉकडाउन को हम क्यों ना एक इमरजेंसी की तरह लें और एक स्पेशल हालात की तरह लें, जिसमें जो बजट है उसको भी, जो आपदा प्रबंधन का बजट है उसको कन्वर्ट करने की बात की गई है और कन्वर्ट किया भी जा रहा है। यानी कि आपदा प्रबंधन में तो हंगामी हालात होते हैं, तो इस हालात में आप गरीब अमीर की कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं?
नहीं, गरीब अमीर की कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ यहाँ पर कानून की बात कर रहा हूँ। मैं गरीब अमीर का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। गरीब अमीर का कंपैरिजन किया है गवर्नमेंट ने, मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ, है ना। कानून का क्या होता है, कानून के लिए सभी लोग एक समान होते हैं। ओके, इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ, पहले से भी हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने ये प्रयास किया है कि जो बाहर फॉरेन कंट्रीज में जो लोग फंसे हुए थे, वुहान हो, इटली हो, या फिर कई अदर कंट्रीज में, उनको भी प्राइवेट एयरक्राफ्ट से इंडिया लाया गया है, और यूनियन के खर्चे पर, यूनियन गवर्नमेंट के खर्चे पर। तो इसलिए उनको लाया गया है जो फंसे हुए थे। बिल्कुल। तो देखिए, ये तो तो एक वो लोग, देखिए माफ करना, ये महेश्वरी जी, देखिए जो लोग विदेशों में थे, चाहे वो गल्फ में थे, वुहान में थे, इधर थे, वो लोग कमाई भी करते हैं और डॉलर भी भेजते। आप क्या कह, स्टूडेंट्स को लाया गया है कि जो वहां पर वर्क कर रहे थे उनको भी लाया गया है? नहीं नहीं, यहाँ पर लोगों की योगदान को देखकर नहीं आप गलत ठहरा सकते, क्योंकि एक मजदूर वर्ग भी होता है, उसका भी उतना ही हमारे देश के विकास के लिए उतना ही योगदान है जितना कि एक एलिट क्लास का बंदा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिशियन है, या फिर हाई प्रोफाइल जॉब कर रहा है ना। तो मजदूर वर्ग का भी हमारे देश के लिए, देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यहाँ उनके सेक्रीफाइस के साथ हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। हाँ, जहां तक देखिए, आता हूं मैं आपके पास, महेश्वरी जी। महेंद्र भाई, मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि वकील साहब तो जो है कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जैसी कोई बात होती है, एलिट क्लास और जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। किसी को जहाज चलाया जाता है तो किसी को पैदल भी चलने नहीं दिया जाता है। तो ये इनकी नजर में हो सकता है या कानून की नजर में हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन है, मगर आप समाजवादी हैं, आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि जब हम हमारे देश की जो मानसिकता है, जो जनमानस की, मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा हूँ, नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप किसी गरीब को कहते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन तुम गरीब हो, तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो समझता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं पूंजीवादी व्यवस्था में रहना चाहता हूँ। शायद वो पूंजीवादी व्यवस्था का या तो सही से अर्थ समझते नहीं है, जिसे क्रोनिक कैपिटलिज्म कहा जाता है। क्रोनिक कैपिटलिज्म का सिद्धांत है कि जब तक 20% अमीर तभी बन सकते हैं जब 80% का दमन किया जाए, उनको मजदूर बनाया जाए, उनको पीसा जाए और उनको दास बनाकर उनका निचोड़ा जाए। तभी 20% जो एलीट क्लास तबका है वो अच्छा अमीर हो सकता है, और बड़े अमीरों को इसके फायदे हो सकते हैं। बड़ी कंपनियों के बड़े प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, महंगी चीजें खरीदी जा सकती हैं। अगर हम जाते हैं समाजवाद पर, जो महेंद्र भाई आप फॉलो करते हैं, आपके बड़े समाजवादी बनते हैं आप, मगर इसमें बड़ी कंपनियों का क्या होगा? वो तो बर्बाद हो जाएंगी। अगर वो छोटी लोगों पर ध्यान देंगे और इनके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो जो खरबों खरबों रुपए का एक ही आदमी से डील करके कमा लेते हैं, वो उनको लाखों करोड़ों लोगों से इकट्ठा करना पड़ेगा। ऐसे ही वो क्रोनिक कैपिटलिज्म और उनके समर्थक और उनके दोस्त ऐसा क्यों करेंगे? देखिए, सीधी बात यह है कि चाहे आपदा जैसी हालत हो, चाहे इमरजेंसी जैसी हालत हो, सबसे पहले मदद उसको पहुंचाई जाती है जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हो। सरकार में कोई भी व्यवस्था हो, हमारे देश में अभी जो है व्यवस्था वो कल्याणकारी स्टेट, वेलफेयर स्टेट की है। इसको जब तक आप घोषित तौर पर नहीं बदल देंगे, तब तक ये नहीं है कि बड़ी कंपनी, देखिए बड़ी कंपनियां सारी बंद पड़ी हैं, और अभी भी जो देश अगर चल रहा है तो क्यों चल रहा है? वो मजदूरों के बल पर, किसानों के बल पर चल रहा है, जिनको अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का हिसाब लगाते समय उतना गिना भी नहीं जाता। एक मिनट आपको रोकता हूँ, यहाँ आपको एक बात के लिए आगाह करता हूँ कि क्या समाजवादी लीडरशिप जो अपने आप को समाजवादी कहती है, समाजवादी चिंतक कहती है, क्या वाकई वो सचमुच नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को जो मैंने अभी कहा है कि जब तक ये 80% जो गांव के लोग हैं, जो मजदूर हैं, जब तक ये काम नहीं करेंगे, 20% लोग अमीर हो ही नहीं सकते। तो इनको काम, जिनको फैक्ट्रियां बंद हैं उनको तो फिर से चालू करवाया जा सकता है। बड़ी बड़ी पैकेज पहले भी दिए गए थे, फिर भी एक मुफ्त पैकेज दिए जा सकते हैं। अब घर घर गरीबों को थोड़ा ही जो है इतना ट्रीट किया जाएगा। कंपनियों को पैसा दे दिया जाए, इसके बाद में कोई हिसाब रहता है कि ये जो बेल आउट पैकेज और ये सब दिया जाता है, क्या वो मजदूरों के लिए इस्तेमाल होता है? वो लगातार घाटे में बनी रहती है। और मैं तो बेल आउट पैकेज के ही विरोध में हूँ। बेल आउट पैकेज क्यों दिया जाए? बेल आउट पैकेज दिया जाए तो उस संस्था का, उस कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाए। अगर उसको चलाने का खर्चा सरकार को ही देना है तो फिर उसका संचालन भी सरकार ही करे ना। नहीं, आप फिर महेंद्र भाई ध्यान रखिए मजदूरों का। मैं आता हूँ आपके पास। महेश्वरी जी, शायद महेंद्र भाई बड़े समाजवादी हैं, बड़े पत्रकार हैं, मेरी बात नहीं समझ रहे हैं।
मैं उन्हें ये कह रहा हूँ कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो गरीब तबका है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनको दास जिनको बनाया जाता है, जिनके लिए मेहनत की पैसे को, बिल्कुल हम अर्थव्यवस्था पे एक दिन बात करेंगे, समझाऊंगा कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, गरीबों का एक एक पैसा कैसे इकट्ठा होके छोटे कस्बे में जाता है, फिर बड़े शहर में जाता है, फिर महानगरों में जाता है और फिर चंद लोगों में सिमट जाता है। अगर ये गरीब तबका अपने कंधे पर मिट्टी ना ढोए, सर पे तसला ना ढोए, और ये जो किसानों को अपने पसीने को बहाकर अन्न उगाने वाले दोपहर की धूप में तपकर अब नंगे पांव चलकर अपने पैरों में छाले ना खाए, तो एक अमीर इस दुनिया में पैदा नहीं हो सकता, एक अमीर इस दुनिया में नहीं बन सकता। इस अर्थव्यवस्था को मैं क्यों ना मानूं कि ये तमाम कम्युनिस्ट अपने आप को कहने वाले, समाजवादी अपने आप को कहने वाले, ये खुद भी नहीं समझ पाए, लोगों को क्या समझाएंगे? देखिए, क्या है ना कि ये रूल ऑफ लॉ होता है, इक्वल ट्रीटमेंट सभी लोगों के साथ किया जाना चाहिए, ठीक है। क्या इस आपदा की घड़ी में भी लोगों को, सिर्फ मजदूरों को या फिर लेबरर्स को ही सेक्रीफाइस करना होगा? क्या बड़े लोग जो हैं, अमीर हैं या फिर एलिट क्लास के लोग हैं, क्या उनको सेक्रीफाइस नहीं करना होगा? है ना, ये वेलफेयर स्टेट होता है। महेंद्र भाई ने बताया उनको बेल आउट मिल जाता है, वो क्यों सफर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है कि हमारी जो सरकारें होती हैं उनका दोहरा रवैया होता है चाहे वो आप इमरजेंसी का पीरियड हो या फिर कोई आपदा हो, तो जितनी भी सरकारें हैं उनका इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता है लेबरर्स के लिए, है ना। मार्जिनलाइज्ड क्लासेस जो होती हैं या डाउन रोटन व्यक्ति जो होता है, उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। क्या अभी मौजूदा हालात में तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ और ये समझना चाह रहा हूँ, एक मिनट मैं वही बात सुन लीजिए। मौजूदा हालात में ये समझना चाह रहा हूँ कि जो किसान तबका है, मजदूर तबका है, इससे किस तरह की सैक्रिफाइस की उम्मीद की जा रही है। वो स्थिति में सिर्फ यह है कि वो अपनी जान दे सकता है, सिर्फ मर जाएगा, इसके अलावा अभी वो और करने की स्थिति में क्या है? काम करने के लिए वो कभी पीछे नहीं हटता है, लेकिन उसको काम करने की अभी परिस्थितियां नहीं है। किस तरह का सैक्रिफाइस चाहिए इसके लिए ताकि वो बड़ी कंपनियां चलती रहें? मैं बताता हूँ आपको महेंद्र भाई, आता हूँ आपके पास में। महेश्वरी जी, मैं ये कहता हूँ कि क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान या ऐसी कोई आप लोगों की यूनियन वकीलों की जो कानून के रखवाले हैं, कोर्ट में लोगों की पैरवाई करते हैं और जो व्याख्या होती है उस व्याख्या में अदालत का साथ देते हैं कि कानून की व्याख्या कैसी की जाए, क्या आप लोगों के पास भी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होता है जिसमें आप गरीबों को इंसाफ दिला सके? बिल्कुल, हम गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे ही इन्होंने ये कदम उठाया, हम लोगों ने, हमारी जो यूनियन है उसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर भी लिखा है कि आर्टिकल 14 का ये वायलेशन हो रहा है एलिट क्लास के लोगों के साथ और पुअर पर्सन्स के साथ। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसका जल्दी से जल्दी कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए। जी ठीक है, महेंद्र भाई, आपका गुस्सा जायज था कि और कितना सेक्रीफाइस चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि तमाम समाजवादी लोग, तमाम अपने आप को, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो लेफ्ट हो, या फिर वो लालू प्रसाद यादव की टीम हो या अखिलेश यादव की टीम हो, ये तमाम लोग अपने आप को समाजवादी, लोहियावादी और बहुत सारे वादी कहते हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद कोई राष्ट्रवादी कहता है, कोई अपने आप को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जिन्होंने समाज की एकता के लिए अपनी जान निछावर की है, जिन्होंने काम करते करते बहुत हद तक चीजों को अपने साबित किया है, जिनका नाम लिया जाता है। मगर अफसोस की बात यह है कि ये तमाम चीजें होते हुए देख रहे हैं। मैं ढूंढ रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव कहाँ हैं, अखिलेश यादव कहाँ हैं, लालू प्रसाद के बेटे कहाँ हैं, ममता बनर्जी कहाँ हैं, यहाँ पर मायावती तो बिल्कुल नजर नहीं आती है। क्या मायावती की बिरादरी से लोग, अगर उनको अपनी बिरादरी के ही वोट चाहिए होते हैं, उन्हीं के नाम पर वो जो है कम से कम दलितों की राजनीति करती है, तो क्या इन मजदूरों में दलित नहीं है? क्या यादव नहीं है? क्या दूसरे लोग नहीं है? तो अगर ये सारा चीजें हो रही हैं, तो इन लीडरशिप को फिर क्यों फिर ये शिकायत करते हैं कि हमको चुनाव में हराया जाता है? क्यों ये शिकायत करते हैं इन लोगों से? क्यों भारतीय जनता पार्टी का साथ अगर ये तमाम तबके क्यों ना दें? क्योंकि इनके नेता इनके लिए कहीं खड़े ही नहीं है, कोई इंतजाम कर ही नहीं पा रहे हैं। सरकार के साथ विपक्ष की एक भूमिका होती है, वो निभा ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब तो इनको लोगों को वैसे ही भूल जाना चाहिए, इनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तात्कालिक संदर्भ में जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, एक तरह से इमरजेंसी जैसी हालत है, सब लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, ऐसी स्थिति में आप व्यवहारिक तरीके सुझाइए ना, फिर क्या कर चले ये?
अभी सिर्फ बयान देने के अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा, मुद्दे उठाने के अलावा ये लोग अभी और क्या काम कर सकते हैं? संसद चल रही हो, विधानसभा चल रही हो, तो उसमें बात उठाएं, वही तो। इसके अलावा क्या कर सकता है विपक्ष जो सत्ता में नहीं है? वही किया राहुल गांधी ने, वही किया। जो अभी विपक्ष में है वो क्या कर सकते हैं? ये तो कहना सिद्धांत रूप में तो बड़ा आसान है कि ठीक है, जनता के साथ खड़े हो जाइए, जमीन पर काम कीजिए। अब बताइए ना क्या करें? सड़क से निकल के, घर से निकल के बाहर सड़क पर खड़े हो जाएं, रैली करने लगे, भीड़ करने लगे, क्या करें? इस समय नहीं। देखिए, आवाज सत्ता में एक दल है, तकरीबन हर जगह पर है, और वो अपने तरीके से काम कर रहा है। विपक्ष उस पर सिर्फ सवाल उठा सकता है। सवाल भी ज्यादा उठाने लगो तो लगता है ये देखिए ऐसे मौके पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। देखिए, इस समय स्थिति ऐसी जो है, इसमें राजनीतिक दलों के सामने आप ये नहीं कह सकते हैं, विपक्षी दलों के सामने, कि वो ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। कोई चुपचाप बैठा हो उसके लिए तो सही है। आप ये कहना चाहते हैं जनता को कि उनकी लीडरशिप जो है मजबूर है, चूंकि लॉकडाउन है, वो बाहर नहीं निकल सकते किसी तरह का, बिना सरकार की परमिशन के कोई काम हो ही नहीं सकता। 144 भी लागू है, कहीं कहीं तो बहुत मतलब एक अलग तरह की हंगामी हालत है। इसलिए लीडरशिप को दोष न दिया जाए, अलबत्ता ये जिम्मेदारी सरकार पे है। मैं तो चलिए ठीक है, हो सकता है कि सरकार की भी हो, मगर एक चीज सरकार के, देखिए जो दलों के तौर पर ये हो रहा है, और समाजवादी पार्टी है या तमाम जगह जो विपक्षी दल हैं, अपने अपने जगह पर वो अपने कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच में नाश्ता पहुंचाने, खाना पहुंचाने, इस तरह के काम में तो लगे हुए हैं। लेकिन इस सब में ये काम वही कर पा रहे हैं जितना वो सरकार से अनुमति मिल रही है और सरकार के नियमों के दायरे में है। लेकिन बड़े पैमाने पर कहीं मजदूर फंसे हुए हैं, कहीं और हालत खराब है, तब उसमें ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में। या कर सकते हो तो कोई सुझाए कि बताइए क्या कर चलें। ये आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे महेंद्र भाई? आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सरकार से कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में जब आपको लग रहा है कि आपके प्रदेश के या आपके देश के या आपके इलाके के बहुत ज्यादा लोग फंसे हैं, तो उसमें देखिए सबसे ज्यादा जरूरतमंद कौन है, कौन बिल्कुल मरने की कगार पर बैठा है, उनको सबसे पहले मदद पहुंचाइए। वो जहां हैं वहां सुनिश्चित कीजिए कि उनको ठीक ठाक भोजन मिले। सिर्फ आंकड़े गिनाने से और दावे करने से काम नहीं चलेगा, वास्तव में उनको भोजन मिलना चाहिए, और नहीं मिल पा रहा है तो उनको लाने की व्यवस्था कीजिए और उनको वापस क्वारंटाइन में रखिए। मैं तो ये भी कहता हूं कि आपने, ठीक है, देखिए लगेगा कि ये खराब बात बोल रहे हैं, कोटा से जो इतने बच्चे आए हैं इनको सुनिश्चित करेंगे क्या? ये सुनिश्चित करेंगे कि 14 दिन तक क्वारंटाइन में इनको रखा जा सके? देखिए, ये तो सरकार का काम। देखिए, आप पत्रकार हैं, आप पूछ सकते हैं, ये सरकार का काम है, वो जवाब दे न दे, ये उन एलिट क्लास बच्चों का मसला है कि वो क्वारंटाइन में जाएं या ना जाएं। मगर आखिरी सवाल के तौर पे मैं महेश्वरी जी की तरफ जरूर जाता हूँ। महेश्वरी जी, मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगा आखिरी शब्दों में, क्या इस वक्त जो है तमाम हिंदुस्तान की, मैं यहाँ पर, हालांकि महेंद्र भाई ने बहुत डिफेंड किया है, तमाम समाजवादी नेताओं को महेंद्र भाई का एहसानमंद होना चाहिए कि वो ऐसे हालात में पत्रकार होते हुए भी उनको डिफेंड कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त के हालात हैं, उन हालात में क्या सरकार का रवैया होना चाहिए, क्या जनता का एक्ट होना चाहिए? सरकार का रवैया जो भी है उसको, जो हमारी पीपल्स हैं, लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, सभी जो नागरिक हैं, उन लोगों को उसको फॉलो करना चाहिए। और जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन लोगों को भी कानून के दायरे में रहते हुए लोगों तक मदद पहुंचाते रहना चाहिए। यही इस विपदा में उन लोगों के लिए अच्छी मदद हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया महेश्वरी जी। हम बहुत जल्दी नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। यहाँ मैं तमाम नाजरीन से कहना चाहता हूँ कि मेरा मकसद होता है कि मैं तमाम जो कुछ भी कार्रवाई देश में या दुनिया में हो रही है उससे अपडेट कराऊं, उनके अनछुए पहलुओं को उठाऊं, ताकि आपके जहन में कहीं ना कहीं कोई बिजली कौंदे और आपको समझ आए कि सरकार आपके साथ क्या कर रही है, जनता आपके साथ क्या कर रही है, जनता सरकार के साथ क्या कर रही है, लीडरशिप और पत्रकार क्या कर रहे हैं। हमारा यही मकसद होता है कि एक निष्पक्ष निचोड़ आप तक पहुंचाएं। फैसला आपके हाथ। खुदा हाफिज। जय हिंद।